तो हेलो गाइस, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वो शुड बी बाइंग द एच डी रोडस्टर 2025 और मैं इसका वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि मैं माइक लगाना भूल गया था। तो एच डी रोडस्टर 2025 मैंने अक्टूबर में ली थी। बहुत अच्छी बाइक है। मैंने इसके रिव्यूज़ बेसिकली ऑनलाइन देखे थे, बट मेरे माइंड में सर्विस का कंसर्न था। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि किसको ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए, तो भाई अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है और आप शौकीन आदमी हो तो आँख बंद करके बाइक ले लो। आपके पर्पस सर्व हो जाएगा आपका। तो बेसिकली मेरे को ये बाइक 2.4 लाख की पड़ी थी ऑन रोड, और अभी तक इसकी प्रेजेंटली अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विस हुई है। ये वीडियो मैंने फर्स्ट सर्विस के पहले बनाया है। तो इसमें बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे दूँगा कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और यू आर अर्निंग सम मनी साइड बाई साइड तो आप इसको ले सकते हैं। बट अगर आपको एक कम्यूटर चाहिए, बेसिकली ये ऐसी गाड़ी है, अगर आप शौक पूरे करने के लिए ले रहे हो तो आँख बंद करके ले लो। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है। लोग मुड़ के देखते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से ली, कौन सी बाइक है, क्या रेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, और बाइक में पावर है। पावर की भी कमी नहीं होने देगी बाइक आपको कभी भी। मेरे को तो एग्रेसिव बाइक पसंद थी, बट मेरे को जो रेट्रो लुक था वो चाहिए था। तो बेसिकली इसने वो मेरा पर्पस फुलफिल कर दिया। अगेन इसके कंपटीशन में और भी अच्छी बाइक्स आती हैं। रॉयल एनफील्ड हो गया, ट्रायम्फ हो गया, हार्ले 440 भी इसी बजट रेंज के आसपास ही है। बट मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आई। हार्ले का अगेन हीरो ही बना रहा है बाइक को, और फिर वो ब्रांड का एक्स्ट्रा पैसा देना है। ट्रायम्फ भी मेरे को पसंद आई, बट उसका सीटिंग पोस्चर और वो बेसिकली जो सीटिंग पोस्चर था और बेसिकली बाइक का जो लुक था उस पर मेरे को रोडस्टर ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसका जो कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट है राइडर का, वो बहुत अच्छा है। पिलियन का कंफर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट राइडर कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगेन क्वेश्चन यही आता है कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर पैसा है आपके पास 2.4 लाख और आपको ऐसे 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये पर सर्विस का खर्च करने में वो नहीं है, तो आप ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो इस बजट रेंज में और भी ऐसे ऑप्शन हैं जो कि अफोर्डेबल रहेंगे। रॉयल एनफील्ड की मैंने सुनी है मेंटेनेंस इससे कम रहती है, तो आप उस ऑप्शन तरफ भी जा सकते हैं। उसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजिली रहती है। इसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी का थोड़ा बहुत लोचा है, और सर्विस सेंटर में थोड़ा बहुत डिले है जितना मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने बार एंड मिरर्स मंगवाए हुए हैं, तो वो अभी तक आए नहीं। ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ हो गया उसको भी। बैकरेस्ट मैंने मंगवाया था, उसको आने में भी 10 दिन लग गया, वो हालांकि अभी तक आ गया। लेग गार्ड भी मैंने लगवाया हुआ है, मतलब इस वीडियो तक तो नहीं लगा था, बट अभी नई वीडियोस जो आएंगी उसमें लेग गार्ड मैंने लगवाया है उसमें। तो अगेन इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है सर्विस की, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे ही मिलते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपके पास मेंटेनेंस का अगर पैसा है, इफ़ यू आर अर्निंग वेल, तो आप जा सकते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑल्सो मैंने गाड़ी कैश पे उठाई थी। EMI ऑप्शंस का मेरे को आइडिया नहीं है, बट मिनिमम साइड पे 4 साल की EMI करवाओगे तो 5-6 हज़ार रुपये के आसपास की EMI बन जाएगी इसकी। और पावर की तो बात ही नहीं है। पावर के लिए तो आई डोंट थिंक एनी बाइक इन दिस बजट सेगमेंट इज़ गिविंग मोर पावर देन दिस मशीन इज़ गिविंग। तो पावर में तो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सर्विस कॉस्ट वगैरह भी ठीक ठाक लगा मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। माइलेज की बात है तो माइलेज बेसिकली आई एम गेटिंग अराउंड, मतलब मेरा तो रेंज किया माइलेज 20 से 28 के बीच में। टू बी ऑनेस्ट पहली बार जब मैंने गाड़ी लेके आया था तो आई गॉट अ माइलेज अराउंड 25, बट फिर उसके बाद जब फुल टैंक करवाया तो बेसिकली उस समय बहुत लोगों ने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर ली और ये सब। तो उस समय, और मैंने भी उस समय गाड़ी थोड़ी बहुत रश करके चलाई, तो उस समय माइलेज ड्रॉप डाउन टू अराउंड 22। अभी मैंने थर्ड टाइम जब फुल टैंक करवाया है तो आई एम गेटिंग अ माइलेज ऑफ अराउंड 28.9, विच इज़ गुड कंसिडरिंग। मैं अब गाड़ी वैसे ही बहुत आराम से चलाता हूँ। मैं यूजुअली 3000 to 4000 RPM के बीच में गाड़ी का गियर चेंज कर लेता हूँ। मेरे को वैसे भी उतना हाई पर नहीं करता। गाड़ी में मैंने पावर मोड अभी तक यूज़ किया नहीं है। आई एम प्लानिंग टू यूज़ दैट, बट ऐसे हाईवे वाला स्ट्रेच में तो सिटी में तो यूजुअली वी कांट। हीटिंग इश्यूज़ थोड़े बहुत हैं गाड़ी में। हीटिंग इश्यूज़ का थोड़ा बहुत मेरे को कंप्लेन है गाड़ी में। वो भी अभी ठंड है तो उतना प्रेवलेंट नहीं पता चल रहा, बट अगर आप गाड़ी ले रहे हो और अगर आप उस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो दैट्स पार्ट ऑफ इट। रॉयल एनफील्ड में उतनी हीटिंग नहीं है। मेरे दोस्त के पास रॉयल एनफील्ड है, मैंने उसकी गाड़ी चलाई है, उसमें हीटिंग मुझे
एज़ कम्पेयर टू दिस तो बहुत कम महसूस होती है। अगेन इस पर हो सकता है रेडिएटर दिया गया है तो वो हवा पुल आउट करता है, तो हो सकता है उस चक्कर में ज़्यादा लग रहा हो, बट एज सच मुझे रॉयल एनफील्ड में कम हीटिंग लगी है इसके कंपैरिजन में। पावर के लिए मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा है, 4 गियर में भी गाड़ी ईजिली उठ जाती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी जैसे आप गियर नहीं चेंज करेंगे तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ चेंज कर लेने का, क्योंकि वाई टू पुट स्ट्रेस ऑन द इंजन। उसके अलावा कंप्लेन वगैरह तो ऐसे एज सच कोई कंप्लेन नहीं है। ब्रेक मेरे थोड़ा बहुत स्क्वीकी नॉइज़ कर रहे थे, तो अभी इम्प्रूव हो गया। मैं एक बार सर्विस सेंटर ले गया था, तो वो नई गाड़ी है तो उन्होंने बोला करते हैं, तो दे फिक्स्ड इट राइट देयर। Apart from that, would I suggest this bike? Obviously, I would suggest this bike. It's a great bike. अच्छी बाइक है, और शौकिया है। अगर आपको बाइक रखने का शौक था और यू आर लुकिंग फॉर गुड ऑप्शन, आई थिंक दिस कैन बी परफेक्ट बाइक। एक बार टेस्ट ड्राइव लेना, और आई विल रिकमेंड इसके साथ साथ हार्ले 440X और ट्रायम्फ T4 की भी टेस्ट ड्राइव लेना, क्योंकि माई हाइट इज़ अराउंड 6 फीट और मेरे को ये सूट करी, मेरे बॉडी पे भी ये सूट कर रही थी, बट ट्रायम्फ वॉजेंट शूटिंग दैट मच ऑन मी। तो पर्सनली मेरे ऊपर ये गाड़ी ज़्यादा सूट करी, तो आई वेंट विद दिस वन। और हार्ले एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, बट हार्ले का अगेन अगर हीरो ही बना रहा है गाड़ी तो वाई वुड आई गो विद, एक ब्रांडिंग का पैसा देना हो गया। ऑल्सो ESD का बहुत पुराना नाम था, आई नो दे हैव बीन सर्विस इशूज़, बट अगेन अभी तक मेरे को तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आई हैव हर्ड लोगों के इंजन चेक लाइट इशूज़ आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरे में एक बार आया था बैटरी का, बट मे बी वो मैंने हेडलाइट बहुत देर के लिए ऑन रख दी थी, मतलब इग्निशन ऑन था, गाड़ी चालू नहीं की मैंने, हो गया मतलब 10-15 मिनट के लिए दी थी, तो मैंने एक बार बस बंद करके चालू किया तो वो रेड लाइट थी 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद वो चली गई। उसके अपार्ट मेरे को ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया है गाड़ी में, और गाड़ी की अब तो फर्स्ट सर्विस हो भी गई है एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम पब्लिशिंग द वीडियो, तो उसके बाद गाड़ी और भी स्मूथ हुई है। बस 2-3 चीज़ें हैं जिसमें ESD कैन इम्प्रूव बेसिकली, हाँ। और एक मेन इसका कौन रहेगा, आगे का सस्पेंशन। मतलब मेरे को नहीं पता बाकी लोगों ने किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की, बट वॉट आई फेल्ट इज़ कि अगर ब्रेकर में जाते हैं तो आगे का सस्पेंशन इज़ ऑन द हार्डर साइड, यू फील द बम्प्स, मतलब वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है। बाकी तो माइलेज, आई एम गेटिंग अ गुड माइलेज ऑफ 28-27, इवन इफ आई गेट 26-27 तो वो मेरे लिए अच्छा है। अभी तो फर्स्ट सर्विस हुई है, आई होप उसके बाद माइलेज और बढ़े। बट हाँ, इंजन साउंड थोड़ा सा है गाड़ी में, बट इफ़ यू आर वेयरिंग हेलमेट और एनी अदर एक्सेसरीज तो वो कट जाता है। इंजन साउंड तो ऑब्वियसली बात है, 350 सीसी की बाइक ले रहे हो तो उस पर है, बट वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि रॉयल एनफील्ड में नहीं आता है इसको, ESD रोडस्टर में है इंजन साउंड पहले से कंपैरिजन में बहुत इम्प्रूव है, बट है इंजन साउंड तो है, ये तो फॉर अ फैक्ट है कि इंजन साउंड है इस बाइक में। पहले जितना नहीं है, मैंने जैसे जावा की पहले की बाइक चलाई है उस पर इंजन साउंड बहुत ज़्यादा था, इस पर उसके कंपैरिजन में 10% 15% के आसपास है, मगर है। वेयर एज रॉयल एनफील्ड में क्या है कि रॉयल एनफील्ड में यू जस्ट हियर द थंब, तो डुक 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 की आवाज़ जाती है, इसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, तो इस पर इंजन साउंड रहेगा। बट ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, आई रियली लव इट। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यही है, और इसके बाद मैं एक बार फर्स्ट सर्विस का वीडियो, मतलब एक बार मैं फर्स्ट सर्विस का टेस्ट ड्राइव कर दूँ, मैं उसके बाद उसका वीडियो डालूँ।